हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास 10th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी देखेंगे और इसे हम अपनी नोट्सों से ही देखेंगे, जिससे बेनिफिट ये होगा कि पढ़ने में हमें आसानी और ज्यादा होगी, क्योंकि किताब में आपकी कहानी ज्यादा दे रखी है और काम के पॉइंट कम, और इन नोट्सों में आपके काम के पॉइंट ज्यादा लिए गए, जिससे आपको एनसीईआरटी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और इससे पहले एस्पेंट आप एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना, और बाकी एनसीईआरटी करा दी गई है, जैसे कि क्लास 6 to 12 जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो या ज्योग्राफी की हो, इकोनॉमी की तो अभी चली रही है। और एस्पेंट ये क्लास आपकी मैराथन के तौर पर ही चलेंगे, और बाकी जो आपके नोट्स होते हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जैसी आपकी क्लासेस होती हैं। अब बात कर लेते हैं हमें इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। पहली एनसीईआरटी होगी आपकी 9th क्लास की, उसके बाद फिर 10th की पढ़नी है, और उसके बाद 11th की। हमें 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, क्योंकि उसमें माइक्रो मैक्रो ये सब चीज उसमें ज्यादा है, और हालांकि ये हम अपनी स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। शुरुआत में तो हमें केवल अपना एक बेस बनाना होता है, जो 9, 10, 11 से बन जाता है। ठीक है, तो आज हम अपनी 10th की एनसीईआरटी देखेंगे और इसमें सभी अपने चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 10th क्लास की इकोनॉमिक की एनसीईआरटी। और एस्पेंट, ये जो आपकी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं लेते हो, और इनसे ही आपका काम हो जाएगा टोटल, क्योंकि अपने नोट्स ऐसे बनाए गए हैं कि सारे पॉइंट कवर किए हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और इन नोट्सों से ये भी फायदा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका और नोट्स बनाने का तरीका ये भी पता चल जाएगा। अधिकतर क्या होता है कि हम एनसीईआरटी ना सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं उस किताब के हिसाब से। मान के चलो जैसे 10th क्लास की अब आप एनसीईआरटी पहली बार पढ़ोगे, तो पढ़ने से पहले आप यही परेशान हो जाओगे कि इंपोर्टेंट क्या है, छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। फिर भी आप इस एनसीईआरटी को पूरी पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन में फंसे रह जाओगे कि आखिर हमारे लिए क्या काम का है। तो इससे बढ़िया बेटर ये है कि आप इन क्लासों को देखें, और ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, एक चैप्टर केवल 7-8 मिनट में ही हो जाता है। 1-1.5 घंटे में आपकी पूरी किताब कंप्लीट करा दी जाती है। हालांकि और कहीं देखा गया है कि इन किताबों में भी लोग बहुत बहुत घंटे लगाते हैं, जो ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और अब बात कर लेते हैं आखिर ये जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हमारी, तो कौन कौन सी किताब एनसीईआरटी में हमें देखनी है। इसमें एक तो आपकी 9th क्लास की, दूसरी होगी 10th क्लास की, और फिर आपकी 11th क्लास की एक एनसीईआरटी आती है, वो देखनी है। ठीक है, और हमें 12th की कोई सी नहीं पढ़नी, क्योंकि उसमें माइक्रो मैक्रो ये सब दिया हुआ है, जो कि हमारे जो हम अपनी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे ना, जैसे कि संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह कोई भी पढ़ते हैं, तो उनसे सारा ही कवर हो जाता है। तो बस केवल एनसीईआरटी तो बेस बनाने के लिए, एक बार बेस बन गया, और ये चीज आपको जब आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे ना, वहां सभी मिल जाएगी, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 9, 10, 11 की काफी है पढ़ने के लिए एनसीईआरटी। तो चलो 10th क्लास की एनसीईआरटी क्लास शुरू करते हैं। और किताब आप देख रहे होंगे, ये वाली आपकी किताब है। ठीक, 10th क्लास के लिए होती है ये। हालांकि इतना तो कंफर्म होगा कि आपने जब 10th क्लास में होंगे तो इकोनॉमिक्स इतने ढंग से तो नहीं पढ़ा होगा जितने ढंग से आज पढ़ोगे। ठीक है, बट शर्त यही है कि आज हमें ये अपने यूपीएससी के लेवल का पढ़ना है, ना कि 10th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विषय सूची, आखिर कितने चैप्टर हमें इसमें पढ़ने हैं। तो चैप्टर 1 पढ़ना है हमें इसमें, जिसमें विकास डेवलपमेंट के बारे में दे रखा है। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक, जिसमें हमें तीनों क्षेत्र के बारे में जानना है। तीसरा चैप्टर मुद्रा, और 4th चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण मतलब विश्व के साथ कैसे है। ठीक है, और 5th चैप्टर है आपका उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। ठीक, तो ये 5 चैप्टर हमें पढ़ने, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपकी क्लास हो जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। और आपको ये करना है कि एक बार रीडिंग चाहते हो तो आप किताब से लगा सकते हो, किताब आप अपने पास रख के बैठें और अपने नोट साथ साथ बनाए। ठीक है, ओके। तो चलो चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है, विकास। ठीक है, एक बात और आप सोच रहे होंगे कि किताब से या फिर स्लाइड बना के क्यों नहीं पढ़ाते। देखो, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, और नोट्स बना के ये फायदा होता है कि आपको भी वही फीलिंग आएगी कि आखिर नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, हालांकि स्लाइड में या फिर किताब में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, तो नोट्स अपने लिए बेटर है। और आप ये ध्यान रखना, जैसे विकास चैप्टर है,
तो अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो विकास चैप्टर कितने पेजों पर आया है, और यहाँ नोट्स में देखना केवल एक पेज पर ही आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, तो नोट्स इतने शॉर्ट्स बनाने हैं आपको। तो फायदा ये भी है इन क्लासों का कि आज से ही नोट्स बनाने सीख जाओगे। नहीं, अधिकतर कमेंट में यही कमेंट आते रहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। जिस दिन आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाने सीख जाओगे उसी दिन आप स्टैंडर्ड बुक या फिर मेंस की आंसर राइटिंग भी सीख जाओगे। इस प्रकार के नोट्स बनाओगे तो साथ ही साथ मेंस की भी आंसर राइटिंग सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है विकास। पहले समझो विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश का हर नागरिक अपनी अपनी योग्यताओं के हिसाब से अपने उच्चतम स्तर को बढ़ा सके। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जो डेवलपमेंट है वो ऐसा है जैसे कि मान के चलो किसी के पास योग्यता है, मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली। ठीक है, अब आप पढ़ के लिख के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अधिकारी बन जाओगे, तो वो एक आपका लक्ष्य हुआ। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं विकास। ठीक है, अब एक बात और आती है इसमें। ठीक है, मान के चलो कि कोई गरीब परिवार है और ठीक है उसे खाना पीना या फिर स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती, तो क्या उसे ये उपलब्ध करा देना, मान के चलो उसे ये सब खाने में भी प्रॉब्लम है, मान लो उसे रोटी सरकार उपलब्ध करा देती है, तो क्या इस चीज से उस परिवार का विकास हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। विकास सभी चीजों को साथ होना चाहिए। देखो, जिसमें स्वास्थ्य आ जाए, शिक्षा आ जाए। ठीक है, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि विकास आगे कैसे बढ़ता जाता है, जैसे विकास, फिर समृद्ध विकास। ठीक है, फिर समावेशी विकास। ठीक है, लास्ट में हमें एक ऐसा विकास चाहिए जिसमें मनुष्य का भी कल्याण हो। ठीक है, उसमें मनुष्य की जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण ये सब हो। ठीक है, और साथ ही पर्यावरण का भी उसमें हानि नहीं हो। ठीक है, पर्यावरण को भी साथ में ध्यान दिया जाए, उसे बोलेंगे फिर हम सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो मतलब सभी बराबर। ओके, तो विकास का मतलब छोटा सा यही होता है। ठीक है, और डेफिनेशन के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा, मेंस में इस टाइप की लिख के आना, क्योंकि छोटी सी डेफिनेशन लिख के आओगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तो वो तो छोटी हो जाती है, स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे पॉइंट दिया गया इसमें, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं, और दूसरा एक के लिए जो विकास है वही दूसरे के लिए विकास न होकर विनाशकारी हो। अब मतलब समझना, हमारे दो एस्पिरेंट हैं। ठीक, दो एस्पिरेंट हैं हमारे। पहला बोलता है मुझे यूपीएससी करनी है। ठीक है, दूसरे एस्पिरेंट का एम है कि हमें यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देना है। ठीक है, अब इनके लिए आपस में विकास है। जो पहला स्टूडेंट हमारा, उसके लिए यूपीएससी क्लियर कर लेने उसके लिए विकास है, और जो हमारा दूसरा है उसके लिए केवल वो सोचता है कि मुझे केवल कांस्टेबल की जॉब मिल जाए, मेरे लिए वही विकास है। ठीक है, तो आप बताओ, अब दोनों के हिसाब से अलग, उनका विकास अलग अलग है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए यूपीएससी का विकास हो गया तो उसके लिए भी उसी लेवल का विकास हो गया। तो हर किसी आदमी के लिए विकास उसके अलग अलग लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना सा क्लियर था, और ये सारा आप बिल्कुल मेंस में विकास से आता है तो लिख सकते हो। ठीक है, एक आध एग्जांपल देके। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है काफी, तो देख लो, एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ये बड़ी बड़ी किताबों में भी इतनी छोटी छोटी बातें नहीं लिखी होती हैं, पर एनसीईआरटी में हमें भी मिल जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना। ठीक है, अब हम तुलना करके देख लेते हैं कि विकास में ये सब में क्या वो है। ठीक है, तो देश की तुलना के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है वे अधिक आय वाले देश को ही विकसित माना जाता है। ठीक है, मतलब समझना, अब ये मतलब बता रहे हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि वो देश विकास में है या फिर वो राज्य उसका विकास हुआ है। तो पहले पॉइंट में ये देख दिया कि हम विकासशील उसे मानेंगे जिसकी आय ज्यादा हो। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, मान लो कोई देश है जिसका नाम ए है। ठीक है, डेवलप उसका हाई चल रहा है। ठीक है, बढ़िया लेवल का अच्छा खासा डेवलपमेंट चल रहा है, बट वहां के जो आम नागरिक हैं, ठीक है, उनको अच्छी हेल्थ सुविधा नहीं है। ठीक है, मतलब उनका निचले लेवल का स्तर बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या आप उन्हें, या फिर वो अपने पर्यावरण आसपास पर ध्यान नहीं देते। ठीक है,
तो क्या आप मानोगे कि उनका वास्तविक में विकास हुआ है? अब उनकी मतलब कहने के लिए तो विकास हुआ है, उन्होंने मान लो इंडस्ट्री में अपना काम कर लिया, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री हाई लेवल की उन्होंने कर ली, ठीक है, रोड, इन सब पे उन्होंने विकास कर लिया। और जैसे कि मानव की जो आम सुविधाएं होती हैं जैसे कि स्वास्थ्य या फिर आप मान के चलो पर्यावरण, पेड़ पौधे, इन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या वास्तव में वो देश विकासशील कहा जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट का केवल यही मतलब था। अब फिर आ जाते हैं विश्व बैंक के अनुसार, आखिर विश्व बैंक किसे बताएगी कौन विकसित देश है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। तो विश्व बैंक की विश्व विकास की रिपोर्ट क्या है, तो देख लेते हैं इसमें। हालांकि ये डाटा थोड़े पुराने हैं, आप अपडेट कर लेना, ठीक है, गूगल से कर सकते हो। तो 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12 12,056 थी, ठीक है, और प्रति वर्ष आय अधिक हुई और उसे समृद्ध देश कहा जाएगा, ठीक है। और वे देश जिनकी आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम हुई तो उसे माना जाएगा निम्न देश वाला आय, ठीक है। तो विश्व बैंक इस हिसाब से करता है, ठीक है। और अगर हम फिर कुछ अपने अन्य पॉइंट में देखें तो उसमें क्या है कि एक देश की आय किसी देश के आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, ये भी बात ठीक है, ठीक है। इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, बट देश के बीच आय तुलना करने से ज्ञात नहीं होती कि एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर, ठीक है, बेहतर है, ओके। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि मतलब हर देश की आय अपनी अलग अलग होती है, ठीक है, बट हम आय से थोड़ी पता लगा सकते हैं कि किस देश का जीवन ज्यादा सुख है या किस देश में मनुष्य या फिर पर्यावरण को ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक। आगे इसलिए इसमें पॉइंट है कि इसलिए हम औसत आय की तुलना किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको जब समझ में आएगा कि जब आपकी थोड़ी इकोनॉमिक ना और स्टैंडर्ड लेवल की होगी, ठीक है, और उसे हम करेंगे अपनी स्टैंडर्ड बुक में, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ठीक, और व्यक्तिगत आय क्या होती है, आय क्या होती है, जीडीपी, ये सब जब टॉपिक आएंगे ना, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है। अभी थोड़ा इकोनॉमिक्स की आपकी शुरुआत है तो वो यहाँ देखनी है, ठीक है। अब फिर आ जाता है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों से मतलब यहाँ होती है, ठीक है। तो जैसे कि जिसमें शैक्षिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये करता है, तो ये मानव विकास होती है वहां की ये बताता है। अब नोट पॉइंट है कुछ देखना हमें, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है, तो वो 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। और साक्षरता दर क्या होती है, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका ये था और नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर पर। तो दूसरे चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सेकंड जो हमारी इकोनॉमी होती है तो मतलब उसमें अपने अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में वे कुछ रॉ मटेरियल का काम करेंगे। हालांकि आपको याद आ रहा होगा 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा था ना, जो शायद पालमपुर की कहानी में ये था, तो जिसमें जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, अब ये हमें पढ़ने हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक में आ जाते हैं जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके की जाने वाली सभी वस्तुएं, आर्थिक गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि कृषि, खनन, दूध उत्पाद, मछली पालन, ठीक है, और ये सीधा प्राकृतिक सी होती है, ठीक। अब पीटी में क्वेश्चन आया था कि जो दूध उत्पाद है वो प्राइमरी क्षेत्र में आएगा या सेकेंडरी में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आएगा प्राइमरी क्षेत्र में, ठीक है। और बेसिक सा ही आइडिया लगा सकते हो कि पहली चीज ही यहीं से उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको गन्ना है तो पहले उसकी खेती करनी पड़ेगी, तो जो गन्ना की खेती होगी वो आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में, और जो गन्ना से चीनी बनानी है वो आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि उद्योग तो करना पड़ेगा उसके लिए, तो द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है।
और अब जब वो चीनी बन गई तो सप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जैसे बाजार, कारखाना या फिर उसे परिवहन, ये सब जोड़ता है, वो आता है आपका तीसरे क्षेत्र में। तो दूसरे क्षेत्र में देख लेते हैं, जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीके के माध्यम से अन्य वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल खनन के द्वारा लोहा बनाना। ठीक है, और ये कारखानों में बनते हैं ये। ठीक है, जैसे गन्ने के द्वारा चीनी बना देना। अब आ जाता है तीसरा क्षेत्र। तो प्राकृतिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के विकास में मदद होती है। ठीक है, वो ये मतलब अब जब हमने पहले क्षेत्र से मान लो रॉ मटेरियल ले लिया, दूसरे में हमने उसका उत्पाद बना लिया, तीसरे में अब कुछ ऐसी चीज तो चाहिए ना जो उसे बाजार में ले जाए, या तो वो परिवहन या फिर बाजार हो गए, तो ये सब चीज तीसरे क्षेत्र में आती है। ठीक है, अब आ जाती है भारत में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र। इसमें कुछ पॉइंट बताए गए जिसमें हमें देखना, जैसे उत्पाद में तृतीय क्षेत्र बढ़ता महत्व, जो कि उसमें महत्व बढ़ता जाता है तीसरे क्षेत्र में, वो ज्यादा बढ़ने लगा है। ठीक है, और फिर भारत में श्रमिक प्राथमिक के काम कर रहे हैं, जैसे कि कृषि, और आगे इसमें पॉइंट है कि परिवहन, व्यापार, भंडार एक्सेट्रा जैसी सहायक सेवाओं का विकास भी होने लग रहा है। ठीक है, जिससे रोजगार ये सब मिलने लगे। आगे फिर पॉइंट है इसमें, अधिक रोजगार और सृजित करने के तरीके क्या क्या है, कि हम मतलब रोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं। तो कृषि आरक्षितों, तो ये आपका आरक्षितों लिखा हुआ है। ठीक है, को वहनीय ऋण सुविधा प्रदान करना, ताकि वे अपनी तकनीकी को आधुनिक बना सके। मतलब उन्हें मतलब अपना ऋण दो कृषि में, प्राथमिक क्षेत्र में, जो कि उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी है उसे नई में बदला जाए। ठीक है, अब जैसे एआई के द्वारा खेती होती है, तो अभी भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को नहीं पता कि कृषि करने के कैसे तरीके हो सकते हैं, या फिर हम ड्रोन की सहायता से अपनी कृषि की कैसे देखभाल कर सकते हैं। आगे फिर लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, ढांचागत विकास होना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल का निर्माण और ज्यादा हो, वैकल्पिक व्यवसाय करना, और दूर दूर तक कृषि उपज के अच्छे विपणन के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करनी चाहिए, और अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक सेवा और औद्योगिक अवसरों की पहचान करना। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे। अब आ जाते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है। तो पहले नॉर्मली समझो, संगठित वे क्षेत्र होते हैं मतलब जिसमें कि मतलब कुछ लिमिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी होगी, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा काम जिसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, या नॉर्मली मान के चलो कि जहां आपका आधार कार्ड जमा होता हो। संगठित क्षेत्र वे मान के चलो किसी कंपनी में जाओगे आप, तो वहां आपका आधार कार्ड वगैरह जमा होगा, लिमिट होगी, मतलब आपका नाम कागजों में होता है कि हाँ ये हमारे पास काम करता है, जो भी है आपके बीच कोई संधि होगी, उसे बोलते हैं संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र ऐसे कि जिसमें मतलब सरकार का कोई भी नियम ऐसा लागू नहीं होता, तो जिसमें आगे जैसे मजदूरी, यदि आप मान के चलो कहीं कृषि करने जाते हो, तो वहां कोई लिमिट थोड़ी होती है, सर आपका कहीं नाम थोड़ी चढ़ाया जाएगा कि ये व्यक्ति कृषि करने आया। ठीक, कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, उसे बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र में अब देख लेते हैं हम, यह रोजगार की नियमित शर्तें, सरकार के साथ अनिवार्य पंजीकरण और न्यूनतम मजदूरी, और इसमें कानून वगैरह भी होते हैं। और दूसरा है हमारा असंगठित क्षेत्र, यह सरकारी नियंत्रण की कमी, नियम और विनियमों का पालन न करने और असुरक्षित रोजगार होता है। ठीक है, जैसे कि मजदूरी का हो गया, कृषि का हो गया, तो ये सभी आते हैं असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, आगे फिर असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये हकीकत है, और श्रमिक को कम वेतन दिया जाता है, नौकरी की भी सुरक्षा नहीं होती, और ज्यादातर जैसे जनजाति एसटी एससी श्रमिकों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सार्वजनिक मान के चलो सरकारी क्षेत्र। ठीक है, तो जहां भी जैसे सार्वजनिक शौचालय और जैसे डाकघर, रेलवे, तो ये सार्वजनिक है, सभी के लिए है ये। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार की हर सेवा उपलब्ध होती है, जैसे कि डाकघर, रेलवे, पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये सब ओके। बट आप ध्यान देना कि जो सार्वजनिक को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक। ठीक है,
जो हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, जैसे कि कुछ भी नाम लेके चल सकते हो, जैसे कि एमपी पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब जो उसमें पब्लिक बीच में शब्द यूज हुआ है वो हुआ है सार्वजनिक, ठीक है। और सार्वजनिक अभी आपने पढ़ा कि वो क्षेत्र जहां सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है। तो आप अब सोचोगे कि वहां सरकार का स्वामित्व है, तो फिर मतलब नॉर्मली सुविधाएं हमें प्राइवेट स्कूलों में क्यों मिलती नहीं है, कि जैसे कि कम फीस उन्हीं के हिसाब से होता है। तो देखो ये चीज आप आगे पढ़ोगे कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। और देखो स्कूल में भी सरकार का भी स्वामित्व होता है और प्राइवेट का भी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सरकार के कुछ नियम्स ये सब लागू होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल वाले बस अपने घर के जो उनके कानून होंगे उस तरीके से ही चलाएंगे, वे भी सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये चीज आप आगे के चैप्टर में अच्छे से समझ जाओगे जब आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे। अब फिर आ जाते हैं आपके निजी क्षेत्र, ठीक है, जो पर्सनल कंपनी होती हैं, जैसे कि टाटा या कोई सी भी हो गए, ठीक है। निजी क्षेत्र में जिसमें एकल व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व होता है, ठीक है, जैसे कि टाटा, ये सब कंपनी जो भी आप देखते हो। अब नोट पॉइंट देखना है हमें एक, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था, कि काम का अधिकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा लागू हुआ था, ठीक है। इसमें मतलब रोजगार देने की गारंटी थी, और 15 दिन के भीतर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो फिर सरकार आपको मतलब घर बैठे भी आपको वेतन देगी, ठीक है। तो ये थी आपकी मनरेगा। एंड इसी के साथ ही आपका सेकंड चैप्टर भी समाप्त हो गया, ठीक है। और नोट्स आपको इतने छोटे बनाने, बस ज्यादा बड़े नोट्स बिल्कुल नहीं बनाते। तो अब चलते हैं अपने, चलो चैप्टर नंबर तीसरे पर। अब स्टूडेंट हम अपना तीसरा चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है पैसा और क्रेडिट, ठीक है। और इससे आपके प्री में क्वेश्चन आते ही हैं, जो कि आपका मुद्रा से हमें आता है। और स्टूडेंट एक बात और है, यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, जिसमें टाइम वेस्ट अपना कम होता है, तो आने वाले टाइम में कोशिश की जाएगी कि आपको स्टैंडर्ड बुक भी इसी हिसाब से पढ़ाई जाए, ठीक है। हालांकि हम उन्हें स्लाइड बनाकर जो भी अच्छे तरीके से और कर लेंगे, बट यदि किसी क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता ना, तो फिर मतलब एक मोटिव नहीं मिल पाता कि हम ज्यादा वहां टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये सब चीज करने में ज्यादा टाइम जाता है। एक क्लास बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे लगभग चले जाते हैं, तो उसके लिए कोई मोटिव तो होना चाहिए। और यदि रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो ये सब चीज ऐसी ही चलती रहेंगी, और नहीं अच्छा होता है तो चलेंगे जब भी, बट तब टाइम लग सकता है, ठीक है। और चलो तीसरा चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पैसा और क्रेडिट। अब सोच के चलो, वैसे तो भारत में ये पैसा या क्रेडिट इनडायरेक्टली रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता से ही चल रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली, पर डायरेक्टली तो बाद में चलने लगा, ठीक है। मध्य काल में लगभग आते आते, या फिर प्राचीन काल में भी चलने लगा था, ठीक है। अब जैसे इनडायरेक्ट कैसे, कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में उन पे मोहर होती थी और उसे ही वो अपना पैसा मानते थे, उसी मोहरों से अपना निर्यात आयात भी करते थे। और फिर मध्य काल में या फिर प्राचीन काल में आते आते मुद्राओं का आविष्कार होने लगा था, ठीक है। तो मुद्राएं या फिर पैसा एक ऐसी चीज जो कि सरकार द्वारा मान्य होती है, उस पे सरकार पर हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये चीज बाजार में चलने योग्य है। तो आगे इसमें यही पॉइंट लिखा गया है कि जो मुद्रा है वो क्या है, सरकार द्वारा अधिकृत है। मतलब अगर एक टाइम ऐसा आ गया कि लोगों के पास उस मुद्रा से विश्वास उठ गया, तो सरकार जिम्मेदार है और उस मुद्रा को वो अपने पास लेगी, जिसके एवज में हमें कुछ ना कुछ उपलब्ध कराएगी, ठीक है। और मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा से हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। फिर है क्रेडिट ऋण। तो ऋण एक समझौता संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के बदले प्राप्त रहता है, ठीक है। तो क्रेडिट आप जानते होंगे, बैंक कार्ड का क्रेडिट होते हैं ये, और ये एक प्रकार के लोन ही होते हैं, ठीक है, बाद में हमें पैसा ये सब देना पड़ता है, ठीक। और ये फिर क्रेडिट का उद्देश्य क्या है, तो उत्पादन की कार्यशील पूंजी की जरूरत को कराना, ठीक है, जैसे कि फसल या कुछ भी। क्रेडिट लोन तो किसी भी चीज में मिल सकता है, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि फसल में ही हो, ठीक है, सब चीज में, ओके। और क्रेडिट का ये भी फायदा होता है, आपने देखा होगा कि यदि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ भी लेते हो,
तो वहां क्रेडिट का ऑप्शन आता है जिससे कि हमें कुछ परसेंट छूट होती है, तो उसका ये भी फायदा होता है। ठीक, अभी थोड़ा बेसिक है, जैसे कि इनकी शर्तें। तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला होता है ब्याज दर, यानी कि ऋण पे ब्याज होती है और हमें ब्याज भी देना होता है, फिर मूलधन भी। ठीक है। सेकंड है हमारा सपारिवर्तक ऋण, ये होता है हमारा संपत्ति के आधार पर, जैसे कि हमें कुछ जमीन के कागज ये धरने होते हैं और फिर हमें ऋण मिल जाता है। सेकंड, तीसरा होता है हमारा दस्तावेजी ऋण। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कुछ सरकार में अपने दस्तावेज दे दो, वहां से हमें लोन मिल जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के ऋण है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा भारत में औपचारिक व अनौपचारिक ऋण कौन कौन से होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक ऋण कौन से, कि जो ये ऋण होते हैं ना, ये बैंक और सहकारी की सहमति से होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक इनमें सारे कानून फॉलो होते हैं, इनकी लिमिट होती है, सब होती है। ठीक है, ये होते हैं औपचारिक ऋण, तो ये मतलब बैंक देती हैं और ये आरबीआई की निगरानी में होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अपना अनौपचारिक ऋण, जो कि गांव में अक्सर लोग रहते ले लेते हैं व्यापारी लोगों से ऋण। ठीक है, और फिर कभी कभी वे अपनी ब्याजी चुकाते चुकाते रह जाते, मूलधन दे नहीं पाते, जिसके कारण उनकी संपत्ति ये सब छीन ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए तो हमने देश में, हमारे देश ने यही करा, या फिर कहीं भी, कि जो अपना ऋण व्यवस्था थी ना, बैंक को ग्रामीण लोग तक और घर घर में बैंक को पहुंचाया। ठीक है, तो यही कारण था। बट हालांकि ये वास्तविक ऐसा नहीं है। यदि फिर कोई ग्रामीण लोग या फिर छोटे स्तर के लोग बैंक में आज भी ऋण लेने जाते हैं, तो इतनी आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता जितना कि एक उच्च वर्ग के लोग को ऋण बैंक दे देती है। आगे आ जाता है हमारा स्वयं सहायता समूह और गरीबी, जिसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे की आपस में इसमें मदद कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1992 में आया था और यहाँ ही चला था, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये प्रोग्राम इसमें ही चला था। ठीक है, ये लोगों का अनौपचारिक संघ होता है और ये लोगों को ऋण मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब ये एक ग्रुप होता है, ये क्या करता है कि जिस लोगों को, मान लो किसी को उद्योग चलाना है, ठीक है, तो उसको ही ऋण दे देते हैं। ठीक है, बस इतना सा काम है इनका। तो तीसरा चैप्टर भी आपका यही था, और आप एक बार किताब में देखना, पेजों में वैसे ज्यादा काफी आ जाता है, बट हमारे हिसाब से तो पॉइंट केवल यही थे यूपीएससी के लिए, बाकी कहानी है वो कोई हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट एक बात और, बीच बीच में ये ऐसे इसलिए बताना पड़ता है जिससे आप भी बोर नहीं हो। ठीक है, एक बात और, कई नोट्स मैंने खुद ऐसे देखे हैं कि जो एनसीईआरटी से नोट्स बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल लाइन टू लाइन लिख देंगे। अगर उसमें कहानी लिखी है ना, तो उस कहानी को भी लिख देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू नहीं देखे। जिस दिन वो पीवाईक्यू देख लेंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि स्वयं से नोट्स कैसे बनाने चाहिए। और क्योंकि आपको देखो मेंस में भी स्वयं से लिखना है, तो उन लोगों की बात कम मानो जो कहते हैं कि हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए। हाँ, नोट्स ज्यादा मत बनाओ, बट नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, और नोट्स आप पीवाईक्यू के ज्यादा बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं 4th चैप्टर पर, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें देखना है हमें जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी के साथ कैसी है। ठीक है, तो जिस पहला शब्द देखना हमें वैश्वीकरण क्या है, तो देश के बीच तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो पहले क्या होता था, बहुत देश होते थे कि जो अपना व्यापार केवल अपने देश तक ही सीमित रखते थे। अब सभी लोगों ने केवल, जैसे कि कोरिया देश को छोड़कर, उन्होंने अपना, अभी यही नियम लागू है कि हमारा व्यापार जो भी है हमारे देश में ही होगा और कहीं नहीं। अगर बात करें भारत की, तो भारत का व्यापार सभी देशों में होता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम वैश्वीकरण, और दूसरे शब्दों में बोले तो खुली अर्थव्यवस्था। इसे आप आगे पढ़ोगे, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर आगे आ जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का नियंत्रण करती हैं, उन्हें बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, ये जैसे कि आपका अमेजोन हो गया या फिर ओला उबर होगी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वैश्वीकरण के समक्ष या संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं।
तो ऐसे कौन से कारक हैं कि जिनके कारण सभी देश आपस में जुड़ पाए? ऐसा आपका मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है कि वैश्वीकरण के समक्ष या फिर उसे संभव बनाने वाले कारक कौन से रहे हैं। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो पहला कौन सा है? परिवहन। ठीक है, परिवहन तकनीक में सुधार, जो कि लंबी लंबी यात्रा कम कम समय में हो जाती है। पहले क्या होता था, जैसे भारत में व्यापार होता था किसी भी दूसरे देश के साथ, आप यूरोप से ही देख लीजिए। ठीक है, फिर जैसे सूचना सब ये आसानी से होने लगी हैं, तो इस कारण ही हमें दूसरे देशों के साथ जुड़ने का अवसर अच्छा मिला। फिर आगे पॉइंट, विदेश व्यापार और विदेश निवेश का उदारीकरण। तो पहली बात, उदारीकरण समझो। अभी उदारीकरण यही होता है, वैश्वीकरण ही, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को सभी के लिए खोल दिया कि सभी हमारे देश में आओ, आप यहाँ अपने उद्योग लगा सकते हो। ठीक है, और या फिर हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों में जाकर उद्योग कर सकते हैं, इसे ही बोलते हैं उदारीकरण। इसी पॉइंट में देखना है, उदारीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों के हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहले प्रक्रिया होती थी भारत में लाइसेंस की प्रक्रिया। आप देखोगे कि कोई भी पहले उद्योग डालना होता था तो सरकार द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती थी, बट बाद में ये सब हटा दिए और निजीकरण को भी भारत में आने दिया भारत सरकार ने। अब जैसे देख मान के चलना, जैसे शिक्षा है, तो सरकार के पहले सरकारी स्कूल थे, अब सरकार ने कहा कि शिक्षा प्राइवेटकरण भी कर दो। ठीक है, अब प्राइवेट स्कूल भी होने लगे। जिन लोगों के पास पैसा अपना ठीक ठाक है वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, और जो गरीब कमजोर हैं वो जाएंगे अपने सरकारी स्कूल में। बट सरकार को ये नहीं भूलना था, सरकार को मतलब अपने जो सरकारी स्कूल है ना उन पे भी ज्यादा ध्यान देना था। ठीक है, अब सरकार ने ऐसा कर दिया कि सरकार भी खुद निजीकरण को ज्यादा ही बढ़ावा देती है, और ये अपना सरकारी जो भी चीजें होती हैं उन पर कम ध्यान देती है। आगे देखना है फिर, भारत 1991 में उदारीकरण की शुरुआत की, से विदेशी कंपनियां भारत में उत्पाद तैयार करती हैं। ठीक है, तो मतलब ये 1991 से ही होने लगा था, उससे पहले व्यापार भारत में इतना दूसरी कंपनियों का नहीं होता था। अब है भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक। ठीक है, अब जब हम मान के चलो, अब जब हमारा देश और दूसरे देशों से कनेक्ट हो रहा है तो भाई अच्छी चीजें भी होंगी और बुरी चीजें भी होंगी। अच्छी चीजों में क्या होगा, तो भारत में विदेशी कंपनी के आने से स्थानीय कंपनी को भी व्यापार मिलेगा, वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारे देश के भी लोग कंपनी या फिर हमारे देश के जो एम्प्लॉय होगी वो भी चाहेंगे कि विदेशी कंपनी को हम टक्कर दें या फिर विदेशी वाले हमारे यहाँ। ठीक है, जिससे देश की और अच्छी जीडीपी या ये सब ग्रो होंगी। तो देश व विदेशी कंपनियों में तकनीकी के बीच तकनीकी सुधार में ये सब कंपटीशन होगा। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे इंजीनियर ये सब। नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं, तो नकारात्मक प्रभाव जैसे कि अब हमारे देश के कुछ उद्योग थे जो कि छोटे छोटे उद्योग, मान के चलो हमारे देश में चीनी है। अब हमारे देश में क्या होता है कि गन्ना करते हैं और उद्योग में जाके चीनी हमें आराम से मिल जाती है। वहीं कोई वीआईपी कंपनी आती है विदेश से और वो गन्ना को थोड़ा मॉडिफाई स्टाइल में कर देती है। ठीक है, और बड़े पैकेट में बांध बूंद कर 1 किलो के पैकेट में, ठीक है, अच्छी चीज उस पर कर कर तो पैकेट वाली चीनी बना देती है, मान के चलो। ठीक है, तो हमारे देश का तो फिर व्यापार उसमें छोटा होता चले जाएगा ना, और विदेशी कंपनी ज्यादा वो करेगी। मानते हैं हमारी देश की जीडीपी में ग्रोथ तो होगी, पर हमारे देश का जीएनपी में नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट आपको देखने होते हैं और मेंस में आपको ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, फिर आगे इसमें नौकरी में प्रतिस्पर्धा के कारण लोगों में फिर बेरोजगारी ये भी तो बढ़ेगी। ठीक, कि अब मान के चलो कोई विदेशी कंपनी है, वो भारतीय लोगों को रोजगार देना ज्यादा वो नहीं करती। ठीक है, तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी। तो देखो पक्ष दोनों हैं और हमें इन चीजों का दोनों का कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे सरकार का भी ये जो उदारीकरण की नीति थी, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर पे भी दोनों को सरकार को ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देश में क्या हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा उभरने लगा। जैसे हॉस्पिटल देख लो,
तो सरकार ने बिल्कुल काम ही बंद कर दिया। जो कि सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें अच्छी सुविधा नहीं, ठीक है, ये सब नहीं। तो ये सारी चीजें सिस्टम की होती हैं और इसी सिस्टम में हम ही सभी आपको जाना है, ठीक है। और पूरा प्रयास करना है कि जो भारत की अपनी नीति है वो सभी अच्छे ढंग से लागू हो सके, ठीक है। हालांकि वो बाद में हो जाता है कि कुछ अपने ऑफिसर फिर बदल जाते हैं, उन्हें भी सरकार जैसे ही बन जाते हैं वो आगे की बात है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पर, जिसका नाम है उपभोक्ता का अधिकार, कंज्यूमर राइट, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये क्या होता है, तो मान के चलो कोई लोग कुछ भी चीज लेते हैं या फिर बेचते हैं, उनके पास कुछ ऐसा तो अधिकार होना चाहिए ना कि वो जैसे कुछ चीज को ले उसके बारे में ढंग से जान सके ये चीज कैसी है, तो उसके कुछ अधिकार होने चाहिए, उसी को ही बोलते हैं उपभोक्ता अधिकार। अब इसे देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो बाजार में उपभोक्ता, लोग बाजार में उपभोक्ता के साथ साथ निर्माता दोनों रूप में भाग लेते हैं, ठीक है। अब बाजार में उपभोक्ता भी है, निर्माता भी है, मतलब प्रोडक्ट बनाने वाले भी हैं और प्रोडक्ट को लेने वाले भी हैं। जब वे खरीदारी करते हैं तो उत्पाद के बारे में सूचना और चुनने व निवारण का भी अधिकार उनके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखते होंगे आप, जैसे मतलब कहीं कहीं कोई भी चीज लेने जाता है, ज्यादातर ये लोग वो करते हैं जो पढ़े लिखे या उन्हें कुछ पता नहीं होता कि ग्राहक से जैसे ढंग से बात भी नहीं करते और कुछ चीज के बारे में पूछ लो तो जबरदस्ती ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे जबरदस्ती उन पर ये सामान ठोक दो। तो उसी चीज के लिए बनाए गए अपने उपभोक्ता अधिकार। पर हालांकि हमारे देश में यही एक अजीब बात है कि हमारे देश में संविधान है और सबसे अच्छा संविधान है, बट देश में लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, और वे इस कारण ही पीड़ा वे सहते रहते हैं। तो आगे इसमें अब हम देखते हैं उपभोक्ता अंतरराष्ट्रीय, कंज्यूमर इंटरनेशनल। अब जैसे ही देश में होता है अपना सूचना का अधिकार होना चाहिए, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी होता है कानून। तो इन 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बनाया जिसमें सभी देश को अपनाने के लिए कहा गया, ठीक है, जिसे कंज्यूमर इंटरनेशनल कहा गया, ठीक है। और ये सभी देश ने अपनाया भी, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होता है, ठीक है, और इसे एक सलाह के तौर पर भी आ जाता है, ठीक है, मतलब ये हमें अपनानी चाहिए। अब आ जाते हैं भारत में सुरक्षा अधिकार, ठीक है, जिसे कोपरा बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है कोपरा में कि कई वस्तु उपभोक्ताओं के जीवन में खतरनाक कारण बने तो उस कंपनी को सुरक्षा का अधिकार देना होगा, ठीक है। अब जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया, ठीक है, अब इसके सुरक्षा का बाल्व होना चाहिए, ठीक है। अब जो प्रेशर कुकर है मान लो फट गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ठीक है, तो कंपनी कोई तो जिम्मेदारी लेगी। अगर कह दिया कि ठीक है तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है तो 100% कंपनी उसमें घोटाला करेगी, अच्छी क्वालिटी का माल नहीं लगाएगी। जब कंपनी पता है कि कुछ भी हो जाता है देना हमारी कंपनी को ही है तो कंपनी कम से कम घोटाला करेगी। स्टूडेंट एक बात और, जो भी हमारी खतरनाक चीजें होती हैं जैसे कि कुकर हो गया या इस टाइप की और भी चीजें होती हैं, तो हमें अक्सर क्या होता है कि हम उनके कागज फेंक देते हैं जिसमें कंपनी का नाम ये सब होता है। हालांकि हमें फेंकना नहीं चाहिए, बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे पेपर काम आएंगे कोर्ट में दिखाने के लिए, ठीक है, और कंपनी अपना मुआवजा वगैरह जो भी होती है उससे मिल जाता है। तो वो कागज हमें नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाता है सूचना पाने का अधिकार भी हमें इसमें होता है। वस्तु के बारे में सूचना, बैच संख्या, तिथि, निर्माता का पता होता है, ठीक है। अब ये जब तो हर पैकेट पे तिथि ये सब लिखा होता है। आपको पता है कि भारत में लोग इतने ईमानदार थोड़ी हैं कि जो अपनी चीजों के बारे में बताएंगे कि हमारी चीज की तिथि ये थी, तो इसका मतलब ये नियम होते हैं, उन्हीं के कारण ये सब होता है, ठीक है। फिर शिकायत का अधिकार भी होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, टोल फ्री आप नंबर नीचे देखते होंगे। चुनने का भी अधिकार होता है, उपभोक्ताओं को वस्तु चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। और फिर होता है प्रतिनिधित्व अधिकार, जिसमें उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी फिर निर्माता हो, उसके लिए आपके पास अधिकार है कि उसके प्रोडक्ट को आप कोर्ट तक ले जा सकते हो यदि वो प्रोडक्ट गलत है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपकी 10th की
एनसीईआरटी भी समाप्त होती है। और एस्पिरेंट आपसे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज पॉइंट अच्छे भी लगे होंगे, समझ में भी आई होगी, ठीक है। और बात आई एनसीईआरटी की, यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो अच्छी बात, रीडिंग करके देखना, नहीं है तो ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर लो। अगर वो भी मन नहीं है तो केवल इन नोट्सों को ही आप डाउनलोड कर लो, अपने नोट्स बना लो और एक बार दो बार देख लिए। अब मुझे एक बात बताओ कि एक तरफ रखिए आपकी वो 10th की एनसीईआरटी, दूसरी तरफ रखिए आपके नोट्स, तो आप दोनों में से कौन सी जल्दी पढ़ लोगे और मन भी आपका क्या करेगा। तो आप किताब पढ़ने बैठोगे, वही कहानी देखकर मन करता है कि तो क्या बालकों वाली चीजें ने क्या पढ़ना, पर देखा कितनी पॉइंट ऐसे थे जो हमारे वास्तविक काम के थे, जो कि यहाँ ये पॉइंट कर दिए, ठीक है। तो आप ये नोट्स जरूर देखना और क्लास भी जरूर देखना, और जल्दी एक आध दो दिन में आपकी 11th क्लास की भी एनसीईआरटी की महामैराथन आ जाएगी। उसके बाद हम अपनी पॉलिटी की करते हैं, फिर आगे आपकी स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।